चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राव अफ्तार पांडे और मैं अंश। आज रणक्षेत्र में हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए कैसे दुनिया के पूर्व 14 कैप्टन इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने क्या अपील की है। इसके अलावा हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में आज एक नई सरकार बन रही है। तारिक रहमान ने शपथ ग्रहण किया, लेकिन इस शपथ ग्रहण के शुरू होने से पहले ही एक विवाद खड़ा हो गया है। आखिर ये विवाद क्या है और बांग्लादेश की राजनीति पर इससे क्या असर पड़ेगा। और अंत में हम बात करेंगे ईरान और डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि वो इनडायरेक्टली ईरान और अमेरिका के बीच में हो रहे बातचीत में हिस्सा लेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इमरान खान की। अंश, इमरान खान को लेकर एक नई खबर आ रही है कि दुनिया भर के जो पूर्व कप्तान हैं क्रिकेट के, उन्होंने अपील की है इमरान खान को लेकर कि जिस तरह से इमरान खान को पाकिस्तान में ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही, ये गलत है और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। जैसे अभी हमने कल या परसों के एपिसोड में ही कवर किया था कि इमरान खान की जो आंखों की रोशनी है वो तकरीबन 85% घट चुकी है और बार बार बोलने के बावजूद जो पाकिस्तानी स्टेट है वो इनका इलाज नहीं करवा रही है। और इसी को चलते एक खबर एक इसमें ये भी आ रही थी कि कहीं ना कहीं इमरान खान को एक धमकी दी जा रही है, या हम यूं कहें कि एक ऑफर दिया जा रहा है कि हम तुम्हारा इलाज तभी करवाएंगे अगर तुम हमें प्रॉमिस करो कि तुम बाहर जाके कोई स्टेटमेंट नहीं दोगे, कोई ट्वीट नहीं करोगे हमारे अगेंस्ट। तो जैसा अभी आपने बताया, जो पूर्व कुछ कप्तान रहे हैं क्रिकेट में, क्रिकेट की दुनिया में, उनके अब बयान आ रहे हैं इमरान खान के पक्ष में, जिसमें से एक सुनील गावस्कर हैं, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेग चैपल हैं। तो ये कुछ बड़े नाम हैं क्रिकेट की दुनिया में जिनके बयान आ रहे हैं कि पाकिस्तानी स्टेट इस चीज को देखे, इस पे गौर करे और इमरान खान का जल्द से जल्द इलाज करवाया जाए। वर्ल्ड कप के विजेता हैं, एक मशहूर क्रिकेटर हैं, अपने समय के क्रिकेट के बड़े स्टार माने जाते हैं। बाद में वो पाकिस्तान की राजनीति में भी आते हैं और प्रधानमंत्री भी बनते हैं, लेकिन उसके बाद उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगते हैं और वो पिछले 2 साल से जेल में हैं। जेल में उनकी जो लाइफ है उसको लेके कई खबरें आती रही हैं। उनकी लाइफ को थ्रेट को लेके खबरें आई हैं, उनकी जो मेडिकल हेल्थ है उसको लेके खबरें आई हैं। बीच में तो इस तरह की खबरें भी आने लग गई थी कि वो जिंदा हैं कि नहीं है, उनकी कंडीशन कैसे है। उनके समर्थक पाकिस्तान में इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक तथ्य पूर्ण रूप से सामने आया है कि जो उनकी आंखों की रोशनी है वो 85% तक जा चुकी है और उन्हें जो रिक्वायर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो उन्हें जेल में नहीं मिल रहा। और इसकी वजह से वहाँ पर उनके जो समर्थक हैं वो विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और अब दुनिया भर के पूर्व कप्तान भी इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं कि बतौर इंसान उनकी जो बेसिक मेडिकल रिक्वायरमेंट है वो दी जाए। और इसमें एक देखने वाली बात ये भी है कि जिस उम्र में इस समय इमरान खान है, ये बहुत स्वाभाविक बात है कि शरीर में दिक्कत आनी शुरू हो सकती है उस उम्र में। और उसके बावजूद पाकिस्तानी स्टेट में इमरान खान का इतना ज़्यादा खौफ है कि वो उस एक व्यक्ति को मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं सही तरीके से कि कहीं ना कहीं इमरान खान उनके खिलाफ कोई बयान ना दे दे। तो एक व्यक्ति कितनी ताकत रखता है अपने आप में कि वो पूरी स्टेट को हिला सकता है। हाँ, अगर उनकी राजनीतिक पकड़ के हम बात करें तो वो बहुत मशहूर है पाकिस्तान में। इसके अलावा पाकिस्तान में जिस तरह की राजनीति होती है उसमें भी ये सवाल उठते हैं कि जो पूर्व प्रधानमंत्री रहते हैं उनके साथ ज़्यादातर अच्छा व्यवहार नहीं होता है। पाकिस्तान में जो वर्तमान स्थिति है, क्रिकेट और राजनीति का इतना जुड़ाव हो गया है कि अभी भारत से बुरी तरह हार होने के बाद जो पाकिस्तान की स्थिति बिगड़ी है, और ना कि सिर्फ खेल की बल्कि वहाँ की राजनीति की भी स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। यूं कहें कि वहाँ पर लगभग सिचुएशन ऐसी हो गई है कि भाई ये क्या हुआ। क्रिकेट मैच में हार के बाद पाकिस्तान की फौज भी सख्ते में आ गई है। क्रिकेट मैच हारने के बाद पीसीबी के जो चीफ हैं मोहसिन नकवी, जिस तरह से वो स्टेडियम छोड़कर चले गए और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, उसके बाद उनकी कुर्सी तो जाती हुई नजर आ ही रही है। इसके अलावा भी वहाँ की जो फौज है वो भी नाखुश है। बड़ी स्ट्रेंज बात है कि किसी देश की महज एक क्रिकेट मैच हार जाने की वजह से वहाँ की पूरी इस्टेब्लिशमेंट परेशान हो जाती है। प्रधानमंत्री से मिलते हैं जो सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जिनका खेल से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, और लेकिन वो भी परेशान होते हैं और एक अजीबोगरीब स्थिति पाकिस्तान में बनती हुई दिख रही है। अब मैं इसके पीछे आपको रीज़न बताता चलूं, जो अभी राम ने आपको बताया, जैसा कि इन्होंने आपको बताया कि स्थिति कैसी चल रही है पाकिस्तान में, तो इसके पीछे
रीजन ये है इसका कि जब भारत और पाकिस्तान का अभी मैच था 15 फेब को कोलंबो में, सो उससे कुछ समय पहले ही मोहसिन नकवी ने कुछ स्टेटमेंट दिए थे जिसमें उन्होंने आसिम मुनीर को भी घसीट दिया था। उनका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार था कि ना तो पाकिस्तान की टीम, ना पीसीबी, ना मोहसिन नकवी खुद, जो उनके सीडीएस हैं आसिम मुनीर, वो तक भी भारत से नहीं डरते। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था मैच से पहले। मैच में पाकिस्तान बुरी तरीके से हारता है, 61 रन से पाकिस्तान हारा। उसके बाद आसिम मुनीर का ये मानना है कि आसिम मुनीर को क्यों बीच में घसीटा जा रहा है इस चीज़ में। इसके चलते ही आसिम मुनीर ने अपने सेक्रेटरी को बोल के शहबाज शरीफ से बात करी कि उनको ना बेवजह बीच में घसीटा जाए। तो ऐसे कुछ अभी स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान में, उथल पुथल। हालांकि खेल की भावना से खेलने जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानियों से इस तरह की उम्मीद की जा सकती है। उनसे किसी भी रूप में, इवन खेल में भी किसी भी अच्छे व्यवहार की उम्मीद करना लगभग ना के बराबर है। जैसा अभी आपने कहा कि ऐसे में पाकिस्तान से उम्मीद की जा सकती है, ऐसे में केवल पाकिस्तान से ही उम्मीद की जा सकती है। दुनिया में शायद ही कोई देश हो जो खेल और राजनीति का इतना तगड़ा गठजोड़ रखता हो, और दुनिया में शायद ही कोई और देश हो जहां पे इस तरह से खेल में राजनीति और राजनीति में खेल देखने को मिले जो अभी पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। जैसे खेल पूरी दुनिया में खेले जाते हैं, विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं। पाकिस्तान ही कहीं ना कहीं, मैंने आज तक इकलौता ऐसा देश पाकिस्तान ही देखा है जो बीच में डिफेंस को भी खेल में उलझा देते हैं, रिलीजन भी ले आते हैं, पॉलिटिक्स भी आते हैं, वो अजीबोगरीब बयान देंगे खेल से संबंधित। क्रिकेट जो है मतलब दुनिया भर में तो खेली जाती है, लेकिन हमारे जो अगर एशियन कंट्रीज की बात करें तो यहाँ क्रिकेट बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है। भारत और पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन भारत की जो स्थिति है वो ये है कि वो खेल है मात्र। पाकिस्तान के लिए वो सब कुछ हो जाता है। उनको लगता है कि भाई इसमें आप पॉलिटिक्स भी घुसेड़ लो, इसमें आप अब फौज सीडीएस का स्पोर्ट्स में, या यूं कहे एक मैच से क्या स्थिति बिगड़ी कि इस तरह के बयान आए और इस तरह की वहाँ स्थिति बिगड़ गई है। खैर पाकिस्तान है, वहाँ से किसी भी अच्छे चीज़ की उम्मीद करना अब लगभग मुश्किल है। स्पोर्ट्स में भी वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ ही लेते हैं जिसके बाद दुनिया सिर्फ इतना ही कहती है, भाई बहुत हो गया। मुझे इस चीज़ का, जो इस बयान का मैं कहूँ तो मुझे सही से मतलब समझ आया नहीं जो कि मोहसिन नकवी ने दिया था। यदि आप लोगों को आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस बयान का असली लॉजिक क्या है, क्या मतलब है इसके पीछे। और ये पाकिस्तान में दरअसल एक मैच को लेके आखिर हो क्या रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बयान दिया है जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं। दरअसल उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हो रही है वो उसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहेंगे। दरअसल उन्होंने ये भी कहा कि ईरान जो है एक टफ नेगोशिएटर है और बैड नेगोशिएटर भी है। उन्होंने दो लफ्जों का इस्तेमाल किया है और इन दो लफ्जों को उन्होंने समझाते हुए कहा अगर वो बैड नेगोशिएटर नहीं होता तो अब तक शायद बात मान चुका होता। और ट्रंप ने इसके साथ साथ ये भी बयान दिया है कि यदि ईरान बैड नेगोशिएटर नहीं होता तो हमें अपने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दरअसल हुआ क्या है, बता दें इस समय ईरान और अमेरिका के बीच में रिश्ते तनावपूर्ण हैं, लेकिन रिश्तों को ठीक करने के लिए जिनेवा में दोनों देशों के बीच में बातचीत भी चल रही है। इसी बातचीत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि वो इनडायरेक्टली इस बातचीत से जुड़े रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक्सरसाइज भी कर रहा है। बता दें ईरान और अमेरिका के रिश्ते इस हद तक बिगड़ गए थे कि दोनों तरफ से बहुत ही तगड़ी बयानबाजी की गई, यहां तक कि धमकियां भी दी गई। लेकिन फिलहाल दोनों देश बातचीत में लगे हुए हैं और दोनों ही देश जिनेवा में अपने रिश्ते सुधारने के लिए बातचीत कर रहे हैं। बट मुझे ये रिश्ते कहीं ना कहीं सुधरने से ज्यादा उलझते हुए दिख रहे हैं। जैसे अभी आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करी, तो ईरान वहां पर अपना ड्रिल कर रहे हैं, ईरान वहां पे अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जो यूएस का कैरियर ग्रुप है इब्राहिम लिंकन, वो ओमान के पास गश्त लगा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है, ये और उलझता हुआ दिख रहा है कि वहां पे ईरान घूम रहा है, यहाँ पे अमेरिका घूम रहा है। तो ये और स्थिति तनावपूर्ण हो रही है मेरे हिसाब से। जो अभी स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से अंश कुछ ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर भेजकर अमेरिका ईरान पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि वो टेबल पर उन बिंदुओं पर सहमत हो जाए जिससे डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। वहीं ईरान इस तरह के एक्सरसाइजेस करके वो अपना डिफेंस से एक्सपोजर कर रहा है कि इतना आसान नहीं है, और सच में ईरान के लिए शायद अमेरिका के लिए वो इतना आसान नहीं है जितना कि देखने में लग रहा है।
और इसी तरीके से दोनों ही देश एक दूसरे पर दबाव बनाकर अपने अपने नेगोशिएटिंग पॉइंट्स को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो रही बात डोनाल्ड ट्रंप की। इसके बाद एक सबसे बड़ी खबर हो रही है पड़ोस के देश बांग्लादेश की। बांग्लादेश में आज तारिक रहमान ने शपथ ग्रहण किया। इसके साथ ही चुने हुए कई सांसदों ने शपथ ग्रहण की, लेकिन इस शपथ ग्रहण पर एक विवाद भी खड़ा हुआ। विवाद क्या है? दरअसल बीएनपी ने 12 फरवरी को जब चुनाव हुए थे तो बांग्लादेश की जनता ने 2 मुद्दों पर चुनाव डाले थे। एक असेंबली के इलेक्शन के लिए, दूसरा एक रेफरेंडम हुआ था जुलाई चार्टर को लेकर, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने यस करके वोट डाली। अब यहां पे ट्विस्ट यह है कि बांग्लादेश बीएनपी पार्टी जो है, इसने भी जुलाई चार्टर पर कहीं ना कहीं रजामंदी की थी, लेकिन उस जुलाई चार्टर के अंतर्गत ये बात कही गई है कि जो इलेक्शन होंगे उसके बाद जो सरकार बनेगी वो 180 दिन के बनेगी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल बनेगा, उसकी भी शपथ ली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बीएनपी के चुने हुए एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने शपथ तो ली, लेकिन उन्होंने जो दूसरी शपथ थी उससे वो डगमगाते हुए दिखे। बीएनपी का कहना है कि जो दूसरा पहलू है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल को लेकर, संविधान यानी बांग्लादेश के संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए अभी वो जो स्वेरिंग लेंगे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो जो शपथ लेंगे वो अभी संविधान को लेकर ही लेंगे। अब इस बात को लेकर बांग्लादेश में 2 पक्ष अभी से दिखते हुए नजर आ रहे हैं। जहां बीएनपी ने शपथ ग्रहण की, वहीं जमाते इस्लामी ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि जो दूसरा पॉइंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल की बात है, अगर उस पर बात नहीं होगी तो वो दोबारा सड़कों पर उतरेंगे और एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब तारिक रहमान, चूंकि बांग्लादेश की सत्ता उनके हाथ में है, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है कि वो किस तरह से अपने ही घर में होने वाले इन विरोध प्रदर्शनों को हैंडल करते हैं, उसके साथ ही दुनिया के साथ बांग्लादेश के रिश्ते कैसे बेहतर करते हैं। और सिर्फ यहीं पे तारिक रहमान का सफ़र ख़त्म नहीं होगा, वो और कठिन होता हुआ दिख रहा है। उनको अमेरिका के साथ भी अपने रिश्ते सही करने हैं। जो डील हुई है बांग्लादेश अमेरिका के बीच में, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। भारत के साथ रिश्ते उनको कैसे करने हैं, ये भी दबाव उनके ऊपर है। और उसके साथ साथ जैसा अभी राम ने आपको बताया कि बांग्लादेश के जो इंटरनल प्रॉब्लम्स अब स्टार्ट होने वाले हैं, वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है। हाँ, क्योंकि बीएनपी को मेजोरिटी तो मिली है, 2/3 मेजोरिटी मिली है, जनता ने जबरदस्त समर्थन किया है, लेकिन जमाते इस्लाम या स्टूडेंट यूनियन और जो प्रोटेस्ट था उससे बढ़कर जो एनसीपी बनी, इस सत्ता, ये जो पार्टी बनी है, ये जुलाई चार्टर को लेकर काफ़ी एग्रेसिव है और उनका कहना है कि अगर जुलाई चार्टर में बात जो की गई थी, खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल की, अगर उस पर तारिक रहमान नहीं चलते हैं या बीएनपी की सरकार उस पर एक्शन नहीं लेती है या उस दिशा में नहीं चलती है, तो वो दोबारा सड़कों पर उतरेंगे। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि तारिक रहमान इन नई उलझनों से कैसे निपटते हैं और उनका आगे का प्लान क्या रहने वाला है। रण क्षेत्र में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। जय हिंद।